subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-gastric drugs. Means I will discuss about the H2 receptors blockers and the proton pump inhibitors PPIs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे PPIs और H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री टू हम 5th सेमेस्टर का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 2 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एंटी-गैस्ट्रिक ड्रग्स मीन्स दिस ड्रग बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए करते हैं, जिनका मेजरली यूज़ आपके एंटी अल्सर ड्रग के रूप में यूज़ होते हैं, उन्हें हम एंटी गैस्ट्रिक ड्रग बोल सकते हैं। तो बात करें हम लोग आपके चैप्टर वाइज, तो यूनिट नंबर जो 2 है, यूनिट नंबर 1 है, जिसमें आपके एंटी हिस्टामिनिक्स हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स में आपके H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स को हम कंसिडर करते हैं। जो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स है उन्हें हम एंटी गैस्ट्रिक ड्रग के क्लास में रख सकते हैं, क्योंकि मेजरली इनका यूज़ एक तरीके से आपके एंटी अल्सर की तरह ही होता है। जो अल्सर पैथोफिजियोलॉजी है आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, जो एंटी अल्सर ड्रग का जो फार्माकोलॉजी है वो आप पढ़ने वाले हैं 6th सेमेस्टर में। बट इस वीडियो पे भी हम कुछ कंटेंट देंगे आपको फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको समझ में आ सके कि इन ड्रग्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 2 एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स, जिसमें 2 मेजरली सिलेबस में आपके हैं। एक है आपका H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, एक है आपका गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसको हम आपके हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एंटी मस्कैनिक की, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। So these are the drugs which are used in the treatment of the gastric ulcer by the reducing the gastric acid secretion on volume। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग्स हैं आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं और आपके जो गैस्ट्रिक वॉल्यूम है उसको भी कम करते हैं, जिससे जो आपके एसिड कंटेंट है वो कम होगा आपके स्टमक के एरिया पे और अल्सर या जीआई एरिया पे, जिससे जो है अल्सर होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो बात करें हम इनके डिटेल में फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो H2 रिसेप्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, और एक है आपका H+K+ मीन्स हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, H+K+ एटीपेस पंप, तो ये पंप्स मेजरली रोल करते हैं आपके एसिड सिक्रेशन पे। ठीक है, तो आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़िए अल्सर के, ताकि समझ में आ सके कि अल्सर किस तरीके से होता है। तो ये एक्टिवेट होने से या फिर इसकी एक्टिविटी इन्हेंस होने से आपके एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा आपके स्टमक एरिया पे, जीआई एरिया पे, उससे आपको अल्सर होगा। इसलिए हम इनका इनहिबिटर या ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसेप्टर से इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे एंटागोनिस्ट। ये एंजाइम्स हैं एक तरीके से, H+K+ एटीपेस पंप या एटीपेस एंजाइम, तो इसका हम करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, ड्रग की बात करें तो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स में मेनली जो ड्रग हैं वो आपके हैं सिमिटिडीन, फॉर्माटिडीन और रेनिटिडीन, जो आपके सिलेबस में है, जो पढ़ना है। इसके अलावा बात करें हम लोग PPIs के अंदर में आपके हैं ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेप्राजोल वगैरह और लेंसप्राजोल, ये आपके 4 ड्रग हैं जो कि पढ़ना है। ठीक है, तो बात करें हम लोग पहले H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट की। मीन्स द हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन द H2 रिसेप्टर्स इन द स्टमक एंड ब्लड वेसल्स एंड द अदर साइट्स। तो जो मेजर फंक्शंस हैं आपके वो होते हैं H2 रिसेप्टर्स आपके हार्ट पे, आपके जीआई एरिया पे, खासकर आपके पैटल सेल्स पे जो स्टमक हैं, और आपके ब्लड वेसल्स पे। तो बात करें हम लोग हार्ट की या ब्लड वेसल्स की या फिर आपके मसल्स की, उसको हम बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे स्टमक पे, क्योंकि जो एंटी गैस्ट्रिक ड्रग का मेजर रोल कहाँ होगा, स्टमक पे। तो ये H2 रिसेप्टर्स आपके स्टमक पे होते हैं। इन स्टमक पे इनको ये जो ड्रग्स हैं वो ब्लॉक करते हैं, ताकि ये एक्टिवेट ना हो सके और जो HCl रिलीज है वो कम से कम हो सके। दे आर द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द हिस्टामिन आर एंड फुली रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबली आपके H2 को ब्लॉक करेंगे और हिस्टामिन को बाइंड होने से रोकेंगे। हिस्टामिन बाइंड होता है H2 रिसेप्टर्स पे, तो H2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और अल्टीमेटली स्टमक से एसिड सिक्रेशन एनहेंस होगा, उससे आपको अल्सर हो सकता है। एंड दिस एजेंट्स कंप्लीटली इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इंड्यूस्ड बाय द हिस्टामिन और गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन की वजह से या फिर हिस्टामिन की वजह से जो एसिड सिक्रेशन हो रहा है आपके स्टमक एरिया पे, उसको ये कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं। हाउएवर दे partially inhibit the gastric acid secretion induced by the acetylcholine और बेथनाकोल,
लेकिन क्योंकि जो आपके मस्कुलिक रिसेप्टर्स भी होते हैं आपके स्टमक एरिया पे, M1 रिसेप्टर्स, ठीक है, GI ग्लैंड्स पे, तो ये M1 रिसेप्टर्स से जो होने वाले एसिड सिक्रेशन है, जैसे कि बात करें आपके एसिटाइलकोलिन की हो, बेथनाकोल की हो, तो ये अपने जो क्लासिकल रिसेप्टर्स हैं M1 पे बाइंड करते हैं और एसिड को कंटेंट को बढ़ाएंगे। तो ये उन पे काम नहीं करता, ये केवल हिस्टामिन की वजह से या गिस्टिन की वजह से जो रिलीज होता है आपका एसिड, उसको ही कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, याद रखिए। जीपेट के हैं तो आएगा ही, आ सकते हैं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी आ सकता है आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में। एंड देव द कॉमन साइड इफेक्ट्स लाइक द हाइपोटेंशन, डिजीनेस, हेडेक, डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं आपके H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के। पहला आपका हाइपोटेंशन, क्योंकि H2 रिसेप्टर्स एक तरीके से आपके ब्लड सेल्स में भी होता है, ठीक है, और तो इसलिए जो है एक तरीके से हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। उसके बाद डिजीनेस भी हो सकता है, या आपको हेडेक भी होगा, ठीक है, आपके डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। एंड दे आर हाईली हाइड्रोफिलिक, इनका जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, सीनस इफेक्ट क्रॉस नहीं करता। देयरफॉर दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सेडेटिव इफेक्ट्स। क्योंकि H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स जो हैं, आपने पढ़ा होगा एंटीहिस्टामिनिक्स में कि मैक्सिमम जो ड्रग हैं वो आपके लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुँचते हैं और सेडेशन कॉज करते हैं, उन्होंने बोलते हैं सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं वो हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और ये आपके ब्रेन तक काम नहीं करता। तो ब्रेन में भी आपके H2 रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखिए, वहाँ होते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक तरीके से अभी कोई इनका रोल नहीं है। तो जितने भी H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं वो पेरिफेरली ही आपके ब्लॉक करेंगे, ना कि सेंट्रली, याद रखिए। एंड बात करें आज के डेट पे जो सिमिटिडीन है, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दे सोज द एंटी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स लाइक गायनोमेस्टिया, ठीक है। तो ये आपके एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है। ये आपके जो एंड्रोजन है, जो कि आपके मेल सेक्स हार्मोन की तरह है, जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है हमारे बॉडी के अंदर में, मेल के अंदर में, उसको ये कम करता है, इनहिबिट करता है। उससे आपके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, आपके जो चेस्ट हैं, ठीक है, उनका जो साइज है, जो आपके ब्रेस्ट का साइज है, बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है आपके। तो एक तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स को भी इन्हेंस करता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गायनोमेस्टिया, ठीक है। अब आते हैं ड्रग की। तो ड्रग में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसमें ड्रग जो है बहुत पुराना ड्रग है, एक है आपका ब्रिमामाइड, जो कि पहले आपका आइसोलेट हुआ था, पहले डिस्कवर हुआ था एज ए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फिर आपका सिमिटिडीन है, फुमाटिडीन है, पिराटिडीन है, रेंटिडीन है, ठीक है, ये सब ड्रग जो हैं आपके आते हैं। अब आते हैं हम लोग सार ऑफ द H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। ये आपके सिलेबस में शायद आपको नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका जो मेजरली इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके आपको सार पढ़ना ही है, ठीक है, सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आते हैं, देखा गया है, ठीक है। बात करें सार की, तो मेजरली जो आपके जो ओल्ड ड्रग्स थे उनमें आपके इमिडाजोल रिंग था, ठीक है, ये आपके इमिडाजोल रिंग बेसिकली है, ठीक है। अब ये इमिडाजोल में बेसिकली 1,3 डायाजोल को हम इमिडाजोल बोलते हैं, 1 और 3। तो क्योंकि इनमें एक तरीके से जो रेजोनेंस हो सकता है, टाटोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है ये देखिए पहले। इसमें आप 4th पोजीशन पे R ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो सकता है, और आपके 5th पोजीशन पे चेन और एन टर्मिनल ग्रुप भी हो सकते हैं, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। तो H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट पोसेस द इमिडाजोल रिंग केपेबल ऑफ द अंडरगोइंग 1,3 प्रोटोट्रॉपिक टाटोमेरिज्म, जैसे हमने कहा। एंड एन टाउ एच, ये जो एन टाउ एच है, मतलब इस पोजीशन पे जो एच है, इस नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। तो एन टाउ जो एच है ये होना जरूरी है, 3 पोजीशन पे एच होना जरूरी है, ताकि वो अच्छी तरीके से एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो कर सके, ब्लॉकर शो कर सके। यहाँ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी जो पोटेंसी है, एक्टिविटी है, बहुत ही कम हो जाती है। व्हेन आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप, अगर आर जो है आपका जो मिथाइल ग्रुप है 4 पोजीशन पे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे कि बात करें मिथाइल ग्रुप की, मेजरली जो होते हैं, उसके अलावा आपका एमिन ग्रुप भी होता है, इंटरडोनेटिक ग्रुप, लेकिन बात करें मिथाइल की, तो ये होने से जो है NH टाटोमेरिज्म इज फेवर्ड। तो उस कंडीशन में जो एन पोजीशन पे, जो 3 पोजीशन पे जो एन है, उस पर जो एच है वो फेवर्ड करता है, ठीक है। इस आर के अलावा कुछ और ग्रुप होगा, मतलब आर के अलावा जो आपके जो मिथाइल के अलावा जो हैं आपके नाइट्रो ग्रुप होंगे, तो ऐसी बात है ये प्रेफर होंगे, या नहीं होगा तो ये प्रेफर हो सकता है। लेकिन ये प्रेफर होने से, एच यहाँ पे होने से एक्टिविटी पोटेंसी कम होगी। हम आगे देखते हैं, बहुत कुछ एग्जांपल्स की देखिए। ये आपका है मेटियामाइड, ठीक है, और ये आपका ब्रोमीमाइड।
तो ये जो देखिए यहाँ पे फेवर एन टाउ एच ऑटोमेरिज्म, मतलब ये वाला पोजिशन जो है ये फेवर्ड है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपके ये आपके एन पाई एच ऑटोमेरिज्म शो कर रहा है। लेकिन जो एक्टिविटी है मेटियामाइड which favors the n tau tautomerism is 5 times more potent than the bromimide। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये होने से इनकी जो पोटेंसी है एक्टिविटी वो हाईली होती है, इसलिए जो ये जो ड्रग है आपके 5 टाइम्स मोर पोटेंट है आपके इसके कंपेरिजन पे। क्लियर है? ठीक है। फॉर द ऑप्टिमल एक्टिविटी रिंग शुड बी सेपरेट बाय द इक्विवेलेंट 4 चेन कार्बन चेन एटम फ्रॉम द एन ग्रुप ऑफ साइड चेन। तो ये आपके जो देख रहे हैं साइड चेन, ये आपका एन है, ठीक है। इस एन पोजीशन से जो ये जो है वो आपके इक्विवेलेंट 4 कार्बन चेन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल टू कार्बन, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि जो एस है और H2 ग्रुप है, आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में आइसोसिस्टर्स या आइसोस्टेरिज्म, ठीक है। उसमें देखा गया है कि जो एस हैं या CH2 हैं उनको आपस में रिप्लेस करने से जो एक्टिविटी है वो चेंजेबल नहीं होती है। तो जो ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए 4 कार्बन चेन का जो लेंथ है या 4 एटम का जो लेंथ है जो इक्विवेलेंट हो वो होना चाहिए ताकि ऑप्टिमल एक्टिविटी हो सके, ठीक है। एंड शॉर्ट चेन लोअर द एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, अगर वो चेन जो शॉर्ट होंगे तो उनकी जो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए एन आइसोसिस्टर्स टुगेदर लाइक S एंड CH2 है ना, ये आपके क्या हैं आइसोसिस्टर्स हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उनका केस में जो है आपका सिमिलर हो सकता है। लेकिन अगर एस हुआ तो जो आपकी पोटेंसी है एक्टिविटी है वो आपके हाई होगी, ठीक है, आपके इस CH2 के बदले में। इसलिए जो आपका सिमिटिडीन है जो कि ब्रोमामाइड से हाईली एक्टिव है। क्लियर है? 4 CH होना जरूरी है ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए। अगर उसमें से एक एस ग्रुप हो तो भी ये एक्टिविटी हाईली बढ़ जाती है। एंड इमिडाजोल रिंग सब में नहीं होता, हमने पहले कहा है, जो ओल्ड है उनमें होता है। इसलिए जो इमिडाजोल रिंग है कोई नेसेसरी नहीं है। उसके अलावा जो और हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग फ्यूरेंस की, है ना, जैसे कि आपके इसमें है टेंटिडीन में आपका फ्यूरेंस है, एंड थायोजोल की जिसमें आपका फॉर्मेटिडीन है, निजाटिडीन है, ये भी काम कर सकते हैं और एक्टिविटी भी हाई होता है इनका इमिडाजोल के कंपेरिजन पे। इसलिए इमिडाजोल जरूरी नहीं होता। इमिडाजोल निकलेस इज नॉट नेसेसरी फॉर द H2 एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग इसके मेडिसिनल केमिस्ट्री पे। तो आपका जो मोड ऑफ एक्शन है और यूज़ है लगभग सिमिलर होते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन यूज़। इनका जो बेसिक जो बात करें मोड ऑफ एक्शन की तो क्या है आपका H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं जो कि GSPCR के थ्रू काम करता है, जो H रिसेप्टर्स हैं। इसलिए ये आपके जो हैं वो उनका मोड ऑफ एक्शन होगा। जो यूजेस हैं एज एंटी गैस्ट्रिक ड्रग के रूप में करते हैं, मतलब एंटी अल्सर है, आपके जोलिंजर इंसान सिंड्रोम वगैरह है, हम उनमें यूज़ करते हैं, हम आगे देखेंगे भी। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिमिटिडीन। तो आपके ये इमिडाजोल रिंग है, ये आपके 3 पोजीशन है, ठीक है, और ये आपका 4 पोजीशन है, 5 पोजीशन है, याद रखिए, ठीक है। और आपके ये क्या है कम्प्लीटली इमिडाजोल रिंग। अब ये हम बात कर रहे हैं ग्वानिडीन रिंग की, तो ये आपका ग्वानिडीन रिंग है। इस ग्वानिडीन रिंग की बात करें तो 2 पे साइनो है, इस 2 पोजीशन पे आपका साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 पे मिथाइल है, ये इस 1 पे मिथाइल है ना, ये 1 हो गया, ठीक है। इस 2 पे आपके साइनो है, साइनो इमीन एक तरीके से, और 3 पोजीशन पे इस 3 पोजीशन पे आपका ये कम्प्लीटली जुड़ा हुआ है इस 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या होगा इस 3 के इसके 2 पे इसके 5 पे अब क्योंकि यहाँ जुड़ा इसलिए 5 हो गया, तो 5 पे मिथाइल इमिडाजोल 4 आइल मिथाइल थायो इथाइल ग्वानिडीन। क्लियर है? जनरली ये पोजीशन नंबर 4 है, ये 5 है अगर हम बात करें इमिडाजोल कंसिडर करें तब, लेकिन यहाँ पे हम ग्वानिडीन रिंग कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए प्रेफरेंस में हम इसको 4 कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग जो है हम 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, इसलिए 4 पोजीशन होगा, ठीक है। क्लियर है? ये आपका जो है ग्वानिडीन है, ये आपका ये जो पोजीशन है पूरा कम्प्लीटली ग्वानिडीन है। तो ये आपके 2 पे साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब जो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होगा, यूज़ किस में होगा, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर में, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ द सिमिटिडीन, ठीक है। तो इसको जो सिंथेसाइज है हम करते हैं इथाइल 2 क्लोरोएस्टोएस्टेट से। ये आपका इथाइल 2 क्लोरोएस्टोएस्टेट है, ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया, ये आपका एस्टेट ग्रुप हो गया CH
2 और ये आपका ये COOH है ना, तो ये होगी स्टेट ग्रुप। ये आपका है एसिटॉक्सी है, इसलिए एसिटो एसीटेट, इथाइल 2 क्लोरो एसिटोएस्टेट। इसमें हम करेंगे 2NH2CHO का, तो ये आपका जो सक्लाइजेशन होगा इसमें, और ये आपका C3 यहाँ जुड़ेगा, ये आपका मिडाजोल रिंग बन गया है, और ये हो गया COC2H5। ठीक है, इसमें फिर आपको हम अमोनिया के प्रेजेंस में कराएंगे, इसमें कराएंगे सोडियम के प्रेजेंस में, तो ये आपका इस तरीके से जो ये रिड्यूस्ड होगा और बनेगा आपका एल्कोहल ग्रुप। इस ग्रुप पे अगर हम HSCH2CH2 NH2 ग्रुप हम ऐड करना है, तो ये जो है आपका H2O ग्रुप बाहर निकलेगा, ये जो HOH है वो बाहर निकल जाएगा, और ये S ग्रुप जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जुड़ गया। अब इस पर हम लोग CH3S और NCN यूज़ करेंगे, यहाँ पे C है। ठीक है, याद रखिए। तो ये जो है आपका ये जो H है, इसमें का एक H और ये पूरा कंप्लीटली आपका बाहर निकलेगा, मतलब होगा आपका CH3SH ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और ये जो है डायरेक्टली अटैच होगा इस पोजीशन पे, इस बॉन्ड पे ही जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका इस तरीके से CH2, ये आपका NH ये वाला, और यहाँ से जुड़ गया C ये वाला, और NCN और SCH3। अब इसमें हम कराएंगे CH3NH2 का, तो ये आपका बनेगा लास्ट में, फाइनली बन गया आपका सिमेटिडिन। क्लियर है। अब सेकेंड जो ड्रग है वो ड्रग है आपका फॉर्माटिडिन। तो इसमें आपका है एक तरीके से आपका थायोजोल रिंग है। ठीक है, थायाजोल 1,3 थायाजोल बोल सकते हैं, इसको रिंग है। तो इसमें बात करें हम लोग, इसको भी हम प्रोपेनामाइड प्रोपेना इमिडामाइड हम ग्रुप मान रहे हैं इसका मेनली जो है, जो ये होगा। तो इसके हिसाब से जो है 3 पोजीशन पे, इसके 2 पे, ठीक है, आपका डाई एमिनो मिथाइलिन एमिनो 4 थायोजोलाइल मिथाइल थायो है ना। N पे, इस N पोजीशन पे एमिनो सल्फोनाइल प्रोपेन इमिडामाइड। ठीक है, ये आपका प्रोपेन इमिडामाइड हो गया। ये जो है, ये जो रिंग है आपका वो है आपका प्रोपेन इमिडामाइड। अब इस प्रोपेन पे देखिए, ये 1 प्रोपेन मान रहे हैं, तो ये 1, 2 और 3 है, इस पे 1 पे एमिनो है। ठीक है, तो एक तरीके से इसके 3 पोजीशन पे, ठीक है, अब ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 पे ये आपका 1 और 2 पे क्या है, इसमें है आपका डाई एमिनो मिथाइलिन और एमिनो। ठीक है, और 4 पोजीशन पे है, इस 4 जुड़ा इसलिए 4 थायोजोलाइल या थायोजोल 4 आइल मिथाइल और थायो। ठीक है, और इसके N पे हैं सल्फोमाइल एमिनो सल्फोमाइल। ठीक है, और ये आपका प्रोपेन इमिडामिड। क्लियर है, सेम होगा यूज इसका दोनों का। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका रेनिटिडिन, जिसमें आपका फ्यूरन रिंग है। ठीक है, अब देखते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की ओर। तो ये आपका एक तरीके से एमिन लिखा हुआ है, तो ये आपका डाईमिथाइल एमिन डेरिवेटिव्स है। अब इसके जो ये आपका 5 पोजीशन पे, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 पे एक तरीके से ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे 5 पे 2 पे इसके 2 पोजीशन पे, 1 पे इसके जो 1 पोजीशन है वहाँ पे है मिथाइल एमिनो, ये हो गया मिथाइल एमिनो। 2 पे है, इसी 2 पोजीशन पे क्या है आपका नाइट्रोविनाइल एमिनो, ये आपका नाइट्रोविनाइल एमिनो हो गया। ठीक है, और इथाइल, ये हो गया इथाइल, थायोमिथाइल फर्फ्यूराइल, ये हो गया फर्फ्यूरिन का फर्फ्यूराइल, और ये एमिन। ठीक है, ये जो ग्रुप है आपका हो गया फर्फ्यूराइल, है ना, जो फर्फ्यूरल है उसके वजह में फर्फ्यूराइल। ठीक है, बेंजाइल फर्फ्यूराइल, तो हो गया फर्फ्यूराइल और एमिन। अब इसका यूज़ और मोशन वो भी सेम होगा आपके फॉर्माटिडिन की तरह। चलिए, अब जो नेक्स्ट ड्रग है आपका रोसोटिडिन और आपका इज़ोटिडिन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मीन्स आपके ऐसे ड्रग्स जो कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं। दीज आर द न्यूअर क्लास ऑफ द एंटी अल्सर ड्रग विच फ्रिक्वेंटली यूज इन द क्लिनिकली। इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, हम यूज़ करते हैं रेप्राजोल, एमप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह। एंड दीज आर द बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव, इनका जो डेरिवेटिव है वो क्या है आपका बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं। बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो दे बाइंड्स विद द H+K+ मीन्स प्रोटॉन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप
of the parietal cells and suppressing the secretion of the hydrogen ion into the gastric lumen, and the membrane bound proton pump is finally step for the secretion of gastric acid secretion. ठीक है, तो आपके जो पैरेटल सेल्स हैं आपके स्टमक के अंदर में, वहाँ पे H प्लस K प्लस ATP पंप होते हैं जो अल्टीमेटली H को ट्रांसफर करते हैं आपके गेस्ट्रिक ल्यूमेन पे, और उस गेस्ट्रिक ल्यूमेन पे जो आपका Cl है वो इस H से रिएक्ट करके बनाएगा HCl, और वो एक तरीके से कंटेंट बढ़ाएगा, तो उसको ये इनहिबिट करते हैं। इनका जो बेसिक यूज़ किस में होगा, आपका अल्सर, जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम, जिसमें आपके एक तरीके से ट्यूमर्स क्रिएट होते हैं स्टमक में जो कि रिलीज करते हैं एसिड को, और आपके GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में हम यूज़ करते हैं। तो ये 3 बेसिक इनका बेसिक यूज़ है सारे ड्रग्स का। उनमें से जो ड्रग है बात करें, वो पहला ड्रग है आपका ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इससे बेसिकली आपके जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो जरूर पढ़िए। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ओमेप्राजोल का, जो एक तरीके से बेंजइमिडाजोल रिंग है। इस बेंजइमिडाजोल का जो रिंग की बात करें तो ये पोजीशन नंबर 6 है, ये आपका 1, ये 2 है, ठीक है, ये आपका 6 है। 6 पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप है। इस 2 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है पूरा, ये आपका जुड़ा हुआ है, आपका सल्फोनाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है पिरिडिन। इस बात करें पिरिडिन की, तो ये पिरिडिन के 1 हो गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो देखिए क्या होगा, 6 मिथॉक्सी, 2 पे इसके 4 पोजीशन पे है मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 3,5 डाईमिथाइल पायरिडिन, 3,5 डाईमिथाइल, ये आपका 3 है, ये 5 है, डाईमिथाइल पायरिडिन 2 आइल, पायरिडिन 2 पे आइल, मिथाइल सल्फिनमाइल और 1H बेंजइमिडाजोल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल का स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा। यहाँ पे 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा नहीं है, बाकी यहाँ पे जुड़ा हुआ है CF3CH2। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे 3 पे मिथाइल, इस 3 पे मिथाइल है, इसके 4 पे है आपका 2,2, यहाँ 2,2,2 ट्राईफ्लोरो इथाइल या इथॉक्सी बोल सकते हैं, ये इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी पायरिडिन 2 आइल, मिथाइल सल्फिनाइल 1H इमिडाजोल, तो ये कॉमन होगा। ठीक है, फिर आते हैं रेप्राजोल, भी सेम है, यहाँ पे बस जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी प्रोपोक्सी एक तरीके से, है ना। तो 2 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है मिथॉक्सी प्रोपोक्सी, 3 पे मिथॉक्सी फिर प्रोपोक्सी, इसके 3 पे मिथाइल पायरिडिन 2 आइल, मिथाइल सल्फोनामाइल 1H इमिडाजोल। फिर पेंटाप्राजोल, यहाँ पे 6 पोजीशन पे है आपका OCH3F2, है ना। तो एक तरीके से आपका डाईफ्लोरोमिथॉक्सी है, तो 6 पे डाईफ्लोरोमिथॉक्सी, इस 2 पोजीशन पे अब ये प्रिडिन है, इस पे आपके 3 पोजीशन और 4 पोजीशन पे है मिथॉक्सी, इसलिए 3,4 डाईमिथॉक्सी प्रिडिन 2 आइल, मिथाइल सल्फिनाइल 1H इमिडाजोल। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर हैं आपके GI-PPIs का, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। So these are the basic medicinal chemistry of the anti-gastric drugs. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. It motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.